गुड इवनिंग। बोलो। ये एवरेज का वर्कशीट डिस्कस करना है अपने को। तो आई थिंक लास्ट क्लास में 40 तक हो गया था, कितना हो गया था? 45 तक हो गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में 45 तक ये एवरेज वाला वर्कशीट डिस्कस हो गया था। 45 तक किसी का कुछ और डाउट है तो बताएं। क्या? 18? 18 नहीं हुआ था क्या तब डिस्कस? हो गया था ना? क्वेश्चन 18। A liter of glycerine was poured out of a vessel filled up with pure glycerine to the brim, and a liter of water was poured in. After the solution was mixed up, a liter of mixture was poured out again, and a liter of water was added. As a result of these operations, there was 3 times as much water as in the vessel by volume as the remaining glycerine. ठीक है। So, how many liters of glycerine remain in the vessel as a result? तो हम अज्यूम करते हैं ये जो कंटेनर है इसका कैपेसिटी ए लीटर्स है। ठीक है। इस ए लीटर में से 1 लीटर हम ग्लिसरीन निकालते हैं और ऐसा 2 बार करते हैं। तो इनिशियल कितना क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन प्रेजेंट था? ए लीटर्स। इसमें से पहले हमने कितना निकाल दिया? 1 लीटर। तो कितना बचा? इतना। फिर दोबारा से फिर हमने निकाल दिया तो फिर कितना रह गया? इतना। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन प्रेजेंट, राइट? तो फाइनल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कितना प्रेजेंट हो गया? A/4। A/4 क्यों आया? क्योंकि फाइनली इसमें लिखा है देयर वॉज 3 टाइम्स एज मच वाटर इन द वेसल एज देयर वॉज ग्लिसरीन। तो वाटर एंड ग्लिसरीन का रेशियो 3:1 है। तो टोटल लिक्विड में ग्लिसरीन कितना हो गया? 1/4 हो गया। तो दिस इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 - 1/A इज 1/2। हैंस 1/A इज 1/2 और A इज 2। तो इसका मतलब टोटल कंटेनर 2 लीटर्स का है और इस 2 लीटर्स में फाइनली कितना ग्लिसरीन बचा? 1/4। तो 1/4 ग्लिसरीन मतलब 0.5 लीटर। तो आंसर इज 0.5। ठीक है। सर, इसमें फर्स्ट स्टेप समझने आपने 1 - 1/A का होल स्क्वायर क्यों लिया? ओके। तो अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर इनिशियली समझ लो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 10 लीटर कोई लिक्विड है, मान लो मिल्क है। अब इसमें से आप 10% निकालते जाते हो और उसकी जगह पे उतना ही वाटर डालते जाते हो। तो ऐसा 3 बार करने के बाद कितना मिल्क रह जाएगा? तो इनिशियल मिल्क 10 लीटर, फर्स्ट स्टेप में 10% रिड्यूस हुआ, सेकेंड स्टेप में फिर से 10% रिड्यूस हुआ और थर्ड स्टेप में फिर से 10% रिड्यूस हुआ। यही करते हो ना? हाँ। ठीक है। तो ये 10% क्या है? 1/10। मतलब कितना हमने निकाला और कितना टोटल था, यही इसका ही रेशियो है ना? हाँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन ये था 1 - 1/A, कितना हमने निकाला और कितना इनिशियल था। और ठीक ऐसा है। 2 बार किया तो पावर 2 हो गया। ठीक है। नाउ दिस विल गिव अस द फाइनल क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन। फाइनल क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना है? टोटल अगर इनिशियली ए था तो अभी उसका 1/4 है, तो A/4 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली जो हम लोग SI CI में वो CI वाला पार्ट पढ़ते हैं कि हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाता है, मतलब अमाउंट बढ़ता जाता है, वही सेम चीज है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है ना? और कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में?
हाँ। और कोई डाउट? 45 से आगे कोई डाउट्स है? वो ही नहीं सर। वो अच्छा, ठीक है। किसी का भी नहीं है क्या? 60। अच्छा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ तो कर लेते हैं बोल। 56। Ramesh and Gautam are among 22 students who write an exam. Ramesh scores this much. The average score of student of the 21 students other than Gautam is 62. ठीक है। Average score of all 22 students is one more than the average score of 21 students other than Ramesh. One more. Average score of 21 students other than Gautam is 62. तो 21 स्टूडेंट्स प्लस गौतम, इनका एवरेज स्कोर 62 है। नहीं, प्लस गौतम नहीं, अदर देन गौतम। 21 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 62 है। तो 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है वो हमें नहीं पता। हाँ, बट वो अदर देन रमेश है ना। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या है वो हमें नहीं पता। एक चीज इसमें और बताइए, 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम, इसमें गौतम नहीं है, तब स्कोर एवरेज 62 है। देर इज अनदर सेट ऑफ 21 स्टूडेंट्स जिसमें रमेश। अपनी स्टूडेंट में कौन है वो इशिता है क्या सिद्धांत का वो लिफ्ट में फंस गई है और बोल बज रहा तो सुनाई नहीं दे रहा है किसी को लिफ्ट बंद है पूरी एक
तो क्या स्टार्ट है? Online students, are you here? Online हाँ Yes, ma'am. कोई सम सॉल्व करने दिया था सर ने? नहीं Yes. दिया था? ये लोग यस बोल रहे, तुम लोग नो बोल रहे हो। अच्छा हाँ, सो भास्कर सर विल रिज्यूम इन अ फ्यू मिनट्स, तो थोड़ा और वेट करो, देयर वाज एन इमरजेंसी। ठीक है।
हाँ, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। The average score of all 22 students is one more than the average score of 21 students other than रमेश। रमेश का स्कोर अपने को पता है 82.5, ठीक है। तो वी कैन से S1, S2, S3 टिल S21, ये लोग का एवरेज स्कोर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं ए है सभी का, ठीक है, एंड देन कम्स रमेश, तो रमेश का अपना स्कोर है 82.5। तो रमेश का स्कोर 82.5 अगर ये 21 स्टूडेंट्स के स्कोर में ऐड हो जाता है तो द एवरेज स्कोर ऑफ 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रमेश के इंक्लूड करने के बाद द एवरेज बिकम्स A+1, ठीक है, A+1। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एवरेज स्कोर कितना होगा। ये जो सबके पास एक्स्ट्रा 1 आया है वो क्यों आया है, रमेश के 82.5 में से 111 मार्क्स सभी को मिल गया, 21 मार्क्स इन सबको मिल गए, तो बाकी रमेश के पास कितने मार्क्स बचे, इसमें से 21 हटा दो, सो दैट बिकम 61.5। सो दिस विल बी द न्यू एवरेज 21 स्टूडेंट। तो पूरे क्लास का 22 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना हो गया, सो वी कैन से एवरेज ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स इज 61.5। ये बात समझ आ रही है, वाई इज दिस 61.5, ठीक है। सो एवरेज ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स इज 61.5। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्कोर ऑफ गौतम। तो गौतम का स्कोर अगर आप हटा देते हो तो बाकी जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर 22 है, राइट। तो अब ये 22 स्टूडेंट्स में से हम गौतम को हटा देते हैं, तो फिर से यही सेम चीज करते हैं, S1, S2, S3 टिल S21 एंड गौतम, ठीक है। इन सभी का स्कोर इज 61.5, 61.5, 61.5, 61.5। गौतम का भी जब तक वो इधर इस ग्रुप में 61.5। व्हेन गौतम गोज आउट, गौतम जब जाता है तो इन सभी का स्कोर हो जाता है 62, ठीक है। ऐसे ही लिखा है कि 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम, इन लोग का एवरेज स्कोर है 62। तो जब गौतम चला गया तो बाकी सभी का एवरेज स्कोर हो गया 62। तो ये क्यों हुआ, गौतम के स्कोर में से 0.5 सभी को मिल जाएगा, राइट। तो 21 स्टूडेंट्स को अगर 0.5 मिला तो 11.5 हो गया, 21 इंटू 0.5 इज 11.5, ठीक है। तो इसका मतलब गौतम का नेट स्कोर कितना था, 61, 10.5 सॉरी, तो दैट बिकम्स 51। तो गौतम का नेट स्कोर था 51, तो आंसर आ गया 51, ठीक है। बोल 0.5 वाला। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन में हमने किया, रमेश के आने से सभी का स्कोर 1 इंक्रीज हो गया, तो रमेश के स्कोर में से 21 स्कोर हमने क्योंकि इनको दिया था तो रमेश के स्कोर में से वो सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस बिकम्स द नेट स्कोर ऑफ रमेश। तो ऐसा क्यों, ऐसा ये जो स्कोर आया रमेश का वो सभी के स्कोर के इक्वल होगा, दैट इज व्हाई इट विल बी द एवरेज। तो 61.5 पूरा क्लास का एवरेज हो गया, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, पूरे क्लास का एवरेज अगर 61.5 है तो गौतम का भी 61.5 ही हम ले सकते हैं, बट जब गौतम को हटा देते हैं तो पूरे क्लास का एवरेज 62 हो जाता है। तो व्हेन गौतम गोज आउट तो बाकी सभी को 0.5 मिल जाता है। तो ये 0.5 कहाँ से आ रहा है, गौतम के स्कोर में से निकल के आ रहा है। तो ये 21 स्टूडेंट्स को अगर 0.5 मिला तो गौतम के स्कोर में से 10.5 चला गया, तो व्हाट इज द नेट स्कोर जो गौतम के पास बचा, ये 51। तो गौतम का नेट स्कोर वाज 51, ठीक है।
तो ये था 56। 57 भी बोल रहा था ना। Consider a class of 40 students whose average weight is 40 kg. M students join this class whose average weight is n kg and m plus n is 50. What is the maximum possible average weight of the class now? तो m स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? दैट विल बी 40 प्लस m। टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो ओरिजिनल वेट 1600 था, 40 स्टूडेंट्स 40 केजी, 1600 प्लस m स्टूडेंट्स है, ये लोग का n केजी एवरेज वेट है, तो m इंटू n। ठीक है, तो न्यू एवरेज that will be total 1600 plus mn upon 40 plus m। ठीक है, क्या कॉमन? कॉमन कैसे आएगा? ये m और n में तो 40 है ही नहीं ना, इसमें 40 नहीं है। m प्लस n 50 है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट? तो n अप and also n should be more than
क्या बी है आंसर? तो देखिए यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 1600 plus mn in upon 40 plus m, this will be the new average, right? अब इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि ये जो m स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनका एवरेज वेट n kg है एंड m plus n 50 है, ठीक है? एंड नाउ वी वांट द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट। तो जो नया ग्रुप बनेगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट हो इसके लिए हम एक दो चीजें इंश्योर कर सकते हैं। पहली ये कि ये जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनका एवरेज 40 से ज्यादा हो, ठीक है? इनका एवरेज अगर ज्यादा होगा तो ही न्यू एवरेज 40 से ज्यादा होगा। ये बात समझ आ रही है? तो इफ द एवरेज वेट ऑफ द न्यू इनकमिंग स्टूडेंट्स इज मोर देन 40, तो आई कैन से ये जो n का वैल्यू है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए। सो n शुड बी मोर देन 40, ठीक है? ये हमने क्यों कंडीशन लगाई? बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज द एवरेज वेट। तो वो तभी पॉसिबल है जब न्यू इनकमिंग स्टूडेंट्स का एवरेज ओल्ड एवरेज से ज्यादा हो। तो n हैज टू बी मोर देन 40। तो हम अज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू 40 प्लस समथिंग है, 40 प्लस a, ठीक है? एंड ये कंडीशन तो है ही हमारे पास, m प्लस n इज 50। तो अगर m प्लस n 50 हम लोग यूज करें, m प्लस n इज 50 और n की जगह मैं 40 प्लस a यूज कर लूं, सो m प्लस a इज 10, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? m प्लस a इज 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह हमने लिखा 1600 प्लस m इंटू n की जगह वी कैन राइट 40 प्लस a, ठीक है? अपॉन 40 प्लस m। तो 1600 प्लस 40m प्लस a की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूं 10 माइनस m, ठीक है? नीचे 40 प्लस m है, तो 1600 प्लस 40m प्लस m इंटू 10 माइनस m अपॉन 40 प्लस m, ठीक है? दैट इज न्यू एवरेज, राइट? अब इस न्यू एवरेज को अपने को मैक्सिमाइज करना है, ये है न्यू एवरेज। यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या? अब इसको मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है? वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। ये प्रोडक्ट जब मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि ये तो वैल्यू ये फिक्स्ड है, नीचे m उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये आप कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान भी रख सकते हो। बाकी जिन लोग को डिफरेंशिएशन आता है वो लोग ने वैसे पढ़ा भी होगा कि अगर दो नंबर्स का सम फिक्स्ड है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज फिक्स्ड, then their product is maximum when the numbers are closest possible, ठीक है? in best case they should be equal। तो आप लोग ने अगर AOD पढ़ा हो तो वी कैन से इफ a प्लस b इज फिक्स्ड k, तो a इंटू b अगर हम बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट p है तो p की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन a एंड b आर इक्वल, ठीक है? समझ आ रहा है? अगर नंबर्स में बात करें, अगर a प्लस b 100 है तो a इंटू बी मैक्सिमम कब होगा? a प्लस बी अगर 100 है तो ये a 100 एंड b 0 ऐसा भी हो सकता है, तो a इंटू बी 0 हो जाएगा। a 99 एंड b 1 ऐसा भी हो सकता है, a 98 एंड b 2 ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, तो इन ऑल दीज केसेस a into b विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, बट वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन a and b बोथ आर 50, तो ही 2500 आएगा, है ना। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है बचपन में, a into b, a plus b, a minus b is a square minus b square, ठीक है। अब ये 50 into 50 तो 2500 है, अगर ये 5149 हो जावे तो ये 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर ये 5248 हो जाए तो 50 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में कुछ ना कुछ तो 50 स्क्वायर माइनस आएगा ही आएगा, सिर्फ इसी केस में 50 स्क्वायर आएगा बस, है ना। तो बस ये मैक्सिमम हो गया, बट सम फिक्स्ड है ना, है ना, सम चेंज नहीं कर सकते, इफ सम इज फिक्स्ड देन ओनली। क्लियर। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, m और 10 माइनस m, इस दोनों का सम तो फिक्स्ड है 10 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन m इज 5, ठीक है। तो m अगर 5 आपको पता चल गया, तो अब ये वापस इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो बैक, या तो अब यहां से भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यू कैन गो बैक एंड सॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग, m5 पता चल गया उसके बाद, ठीक है। तो 5 बच्चे आ रहे हैं, तो उन लोग का एवरेज वेट कितना होगा, 45, बिकॉज m प्लस n इज 50, है ना। m5 है तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वापस क्वेश्चन में जाके फिर से सॉल्व कर सकते हैं, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1600 प्लस, देखो क्या क्या था, 1600 था और m इंटू एन था। अब m5 हमने फिगर आउट कर लिया, तो n अपने आप 45 एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज m प्लस n ये है 50 है, नीचे m5 आ जाएगा, राइट। तो बस ये सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट द न्यू एवरेज। तो 1600 प्लस 5 इंटू 45 अपॉन कितना, नीचे कितने थे 45, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डाउट है क्या किसी का, m5 कैसे आया, ये m इंटू 10 माइनस m, इसको मैक्सिमाइज करना था, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, इफ देयर सम इज फिक्स्ड, तो वो मैंने जो यहाँ बाजू में समझा है, तो दे शुड बी इक्वल, तो m शुड बी इक्वल टू 10 माइनस m, तो m शुड बी 5, ठीक है। तो ये था 57, 58, In a class of 5 students, average weight of 4 lightest students is 40 kg. And average weight of 4 heaviest students is 45 kg. What is the difference between the maximum and minimum possible average weight overall? तो 4 lightest students का एवरेज अगर 40 kg है, तो we want, मतलब ऐसा कि A, B, C, D और E, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इन सबका वेट 21, 22, 23, 24, 25 है, तो अब इसमें से अगर मैं बोलता हूँ 4 लाइटेस्ट बच्चे आ जाओ, तो ये 4 आ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ 4 हैवीएस्ट बच्चे आ जाओ, तो ये 4 आ जाएंगे, है ना। तो अभी वेट्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है, बट इट सेज कि 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स का एवरेज 40 kg है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ए बी सी डी सभी वो ये 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स में आते हैं, और इनका एवरेज वेट अगर 40 kg है, एंड वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट, तो एवरेज वेट मैक्सिमम कब होगा, जब
ई 40 से ज्यादा हो, ठीक है, ई इज द हैवीएस्ट, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं 40 अज्यूम कर लूं तो ई शुड बी मोर देन 40, बट कितना मोर वो हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर ए बी सी डी एंड ई ये 5 स्टूडेंट्स हैं and ये 4 हैवीएस्ट में आते हैं और इनका एवरेज वेट अगर 45 है, तो वी कैन अज्यूम कि ये सभी 45 के हैं, ठीक है। एवरेज वेट को अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी असाइन कर सकते हैं ना, तो इन दिस केस ए शुड बी लेस देन 45, ठीक है। हम्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल? तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट के लिए मैं इसका वेट क्या लेना चाहिए? इनका ऑलरेडी वेट 160 हो गया, ई शुड बी हाँ, बट तो भी ई का वेट तो कैसे अज्यूम करेंगे? हम्म हम्म फोर्टी के अलावा कुछ और लेने से? हाँ, पीओडी का अलग रखे, अच्छा। तो इन लोग का एवरेज तो 40 लाना है ना, पर ठीक है। तो ए को अगर अपने लाइटेस्ट मानते हैं तो 120, हम्म 45, ये कितना 60 तक जा सकता है? जैसे आप क्लास में और रिलेशन निकाला था कि एक प्लस एक का इसमें क्या है, आप 10 वाला रिलेशन निकाला तो उसमें आएगा कि a माइनस e इक्वल्स टू 20, तो ठीक है। उसको अगर ए हैवीएस्ट है, हाँ, ई माइनस 820 आ गया, ठीक है। फिर क्या? ई माइनस 820 आ गया ना, तो ए अगर लाइटेस्ट है और ये तीन हमने 40 ले ही लिए, तो इसको भी अगर आप 40 लेते हो तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ई माइनस 820 कैसे आया? वो ऐसे आया कि ई हैवीएस्ट स्टूडेंट है, हैवीएस्ट वाला बच्चा है, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये 4 लाइटेस्ट बच्चे हैं और ई हैवी है,
तो इन दिस केस ई का वेट और बाकी इन सब का वेट, तो ये हो गया 160 प्लस ई, ये पूरे क्लास का वेट हो गया। ठीक है। सिमिलरली सेकंड सिनेरियो में ए लाइटेस्ट है, तो ये इन सब का वेट और ए का वेट, तो ये 180 प्लस ए हुआ। ठीक है। तो ये पूरी क्लास का वेट है और ये भी पूरे क्लास का वेट है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए बिकॉज दे आर बोथ द वेट ऑफ द सेम क्लास। तो ये ई हो गया, तो ये ए इधर जाए और ये इधर जाए, तो ई माइनस ए 20 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ई माइनस ए अगर 20 है तो इन दिस सिनेरियो अगर ए 40 है तो ई 60 होना चाहिए, एंड इन दिस सिनेरियो अगर ई 45 है तो ए 25 होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि इस केस में एवरेज क्या आएगा, व्हाट विल बी द एवरेज इन फर्स्ट केस, टोटल एवरेज। तो ये 160 प्लस 60 220 बाई 5 44 हो गया। सिमिलरली इन दिस केस 180 प्लस 25 205 205 बाई 5 21 हो गया। तो ये मैक्सिमम सॉरी 41 हो गया। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज हो गया और ये मिनिमम पॉसिबल एवरेज हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन सेज इन दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एवरेज वेट्स। तो 44 एंड 41 का डिफरेंस बताना है, तो वो 3 होगा। ठीक है। कौन सा सेकंड, ये ई A25 क्यों लिया, तुम ही लोग बोले ना ई और ए का डिफरेंस 20 होगा, तो ई 45 है तो ये कितना होगा। हम्म और ई की वैल्यू आएगी 45। ई की ई के इसकी 33 पॉइंट्स। ई की 25 आएगी और ई की 45 आएगी। अच्छा, और इन सब का 40। बट इन तीन का 40 लिया तो उससे इन दोनों का वेट कैसे आ गया। हाँ, तो अगर ये तीन 40 है और ये 25 है तो इनका लाइटेस्ट का एवरेज 40 कैसे हुआ। समझ रहा है। तो ये तीन 40 और ये 25, तो यही चार लाइटेस्ट हुए ना, तो फिर इनका एवरेज 40 कहाँ से आएगा। फिर चैट में भी किसी ने एक डाउट डाला हुआ है 59। There are 9 3-digit numbers with distinct unit digits. Each number is reversed and the reversed number is subtracted from the original number. The results were found to have an average 0. Okay. If for each number, तो एवरेज 0 हो इसका मतलब क्या है कि उन सभी जो डिफरेंसेस है उनका सम भी 0 है ना। तो if for each number the hundreds digit is not less than its units digit, find the average of hundreds digit and the greatest and the least number of the greatest and the least number. तो देखो टोटल कितने डिजिट कितने नंबर्स हैं, ईच देर आर 9 3-digit नंबर्स विद ईच डिस्टिंक्ट यूनिट डिजिट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट डिजिट्स हैं वो 1 2 3 4 टिल 9 ये हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट तो रिवर्स करने के बाद वो 3-digit नंबर है ऐसा तो लिखा भी नहीं है।
ये लिखा ना। सर बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सेम ही नंबर आना चाहिए, तभी तो सब जीरो होगा। हाँ राइट। तो रिवर्स नंबर 3 डिजिट का है ऐसा इसमें लिखा नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है, बट आगे जो लिखी है कंडीशन कि द रिजल्ट्स वर फाउंड टू हैव एन एवरेज जीरो, तो वो एवरेज जीरो होने का कंडीशन क्या है, उन सबकी नंबर्स का सम जीरो हो। ठीक है, वो सभी नंबर्स का सम जीरो होने की कंडीशन क्या है कि या तो कुछ नंबर्स पॉजिटिव और कुछ नंबर्स नेगेटिव आए, है ना, राइट। बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट फॉर ईच नंबर द हंड्रेड्स डिजिट इज नॉट लेस देन द यूनिट्स डिजिट। तो अगर समझ लो आप एक नंबर बनाते हैं 123, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों, हंड्रेड्स डिजिट यूनिट्स डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, तो हंड्रेड्स डिजिट यूनिट्स डिजिट से कम नहीं है, तो दे कैन बी इक्वल और दिस डिजिट कैन बी मोर। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस लोगे तो या तो इक्वल है तो ठीक है, अगर ये नंबर ज्यादा है और आप जब डिफरेंस ले रहे हो तो लेट अस से ओरिजिनल नंबर इज 321 और आपने डिफरेंस लिया तो रिवर्स नंबर आया 123, तो जब आप डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस या तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा या फिर हमेशा ही नेगेटिव आएगा, बिकॉज हंड्रेड्स डिजिट ज्यादा है यूनिट्स डिजिट से। ठीक है, तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है तो सम जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी सम जीरो होने की, कि वो जो नंबर्स हैं वही जीरो हो जाए। ठीक है, दैट मींस यूनिट्स डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट दे शुड बी इक्वल। ठीक है, एंड अगर यूनिट्स डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट इक्वल है तो सिर्फ 1 to 9 ही पॉसिबिलिटी है। तो 1 कोई भी नंबर 1 ऐसा होगा, 2 एनी नंबर, देन 2 3 एनी नंबर एंड 3 एंड सो ऑन 9 एंड 9। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, इनको रिवर्स किया तो भी वही नंबर बनेगा, उनका डिफरेंस लेंगे तो जीरो आएगा और एवरेज जीरो हो जाएगा। सो दैट मींस यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो यही डिजिट्स आएंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ हंड्रेड्स डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। तो हंड्रेड्स डिजिट हो या यूनिट्स डिजिट हो सेम ही है, तो इनका एवरेज बताना है, इसका और इसका, तो 1 and 9 का एवरेज इज 5। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट में डाउट है, कोई भी आर्ग्यूमेंट में डाउट है तो बताएं कि हमने ये सारे डिजिट्स को सेम कैसे ले लिया, यूनिट्स एंड हंड्रेड्स को। क्लियर है क्या? है पीछा जो इन्फॉर्मेशन थी इसके बिना कुछ कर सकते हैं। पहले हमको यही कुछ है ना, फाइंड द एवरेज ऑफ हंड्रेड्स डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। हम्म, तो वो तो हमेशा 9 और 1 ही रहेगी, लीस्ट 1 ही रहेगी और ग्रेटेस्ट 9 ही रहेगी। 9 से स्टार्ट करते हैं। और वो भी है कि 100 डिजिट इज नॉट लेस देन इट्स यूनिट डिजिट। हम्म, खाली उससे पता चल जाएगा कि लीस्ट 1 से चालू होगी और ग्रेटेस्ट 10 से। ठीक है, हाँ, बीच वाला जरूरत भी नहीं है। हाँ, 4.5 कैसे जीरो होता तो, हाँ। और कोई डाउट है क्या? Sixty. 62। In Rajdhani Express, there are 10 bogies which carry on an average 20 passengers. If at least 12 passengers were sitting in each bogie and no two bogies have 65, ठीक है, and no two bogies have equal number of passengers, then maximum how many passengers can be accommodated in a bogie? Average 20 है एंड मिनिमम 12 है और सभी बोगीज में नंबर इज डिफरेंट, नो टू बोगीज हैव इक्वल नंबर। ठीक है, तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। टोटल 10 बोगीज है, तो टोटल पैसेंजर्स
टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना हो गया? 20 इंटू 10, 200, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स 12 है, तो अगर अपने को एक बोगी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स डालने हैं तो बाकी 9 में मिनिमम पॉसिबल नंबर डाल दो। समझ आया ना? यही लॉजिक हो सकता है। हाँ, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो भी मिनिमम पॉसिबल है। हाँ, तो देर आर 10 बोगीज टोटल, तो B2 टू B9, इन सभी बोगीज में वी विल पुट मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो मिनिमम पॉसिबल 12 से तो नीचे नहीं जा सकता, तो 12, उसके बाद नेक्स्ट 13, फिर 14, ऐसा करते हुए लास्ट में क्या आएगा? 20। ठीक है, तो ये मिनिमम पॉसिबल नंबर्स डाल दिए हमने हर एक बोगी में। अब इसके बाद जितने भी पैसेंजर्स बचे हैं वो सारे लास्ट बोगी में डाल दो, तो दैट बोगी विल हैव मैक्सिमम पॉसिबल पैसेंजर्स। समझ आया क्या? अगर एक बोगी में आपको मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सब में मिनिमाइज कर दो, क्योंकि सम तो टोटल फिक्स्ड है, 200 ही रहने टोटल बच्चे, टोटल पैसेंजर्स। बोलिए, कोई डाउट है तो? ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग है, एंड ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम्म, 60, अच्छा हाँ, 65 डाउट। सिक्सटी फाइव A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from the mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16 and 9, then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q. हम्म, तो देखिए फाइनल जो हमारा मिक्सचर बनता है उसमें कॉफी एंड कोकोआ का रेशियो 16 एंड 9 है, तो आई कैन से 16/25 विल बी द पोर्शन ऑफ कॉफी इन दिस फाइनल मिक्सचर, है ना? हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी जो हम निकाल रहे हैं वो x लीटर है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज a लीटर्स। ठीक है, तो ये a लीटर्स इनिशियल कॉफी था जिसमें से हमने x लीटर निकाला, और ऐसा 2 बार किया, तो दिस बिकम्स द फाइनल कॉफी। समझ आ रहा है क्या? तो फाइनल कॉफी अपॉन इनिशियल कॉफी दैट शुड बी इक्वल टू 16/25, that should be 1 minus x by a whole square. So 4/5 is 1 minus x by a. यहां तक किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो ये हम वो क्या बोल सकते हैं
फर्स्ट प्रोसेस के बाद फाइनल कॉफी एंड टोटल लिक्विड, इसका रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोकोआ इन द मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू। तो मिक्सचर पी में कोकोआ का कितना पोर्शन हो गया, कोकोआ इन मिक्सचर पी, मिक्सचर पी यही वाला है जो फर्स्ट स्टेप के बाद अपने को मिला, राइट। तो कोकोआ इन मिक्सचर पी, दैट विल बी कितना, 1/5। अगर 4/5 कॉफी है तो बाकी क्या है, कोकोआ। तो कोकोआ इन मिक्सचर पी इज 1/5। कोकोआ इन मिक्सचर क्यू, वो तो ये गिवन है। मिक्सचर क्यू में अगर कॉफी एंड कोकोआ का रेशियो ये है, तो व्हाट शुड बी द proportion of cocoa in mixture Q, 9/25। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर P टू दैट इन मिक्सचर Q, इन दोनों का रेशियो 5/9। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बताइए। ये यहां पे समझ में आ गया, ये P क्यों होगा, बिकॉज P इज दिस मिक्सचर जो एक बार कोकोआ पाउडर डालने के बाद बनता है, तो वो यहाँ पे आ गया। एंड क्यू वो मिक्सचर है जो 2 बार करने के बाद बनता है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, तो ये आ गया। ठीक है क्या, फिफ्टी सिक्स भी अचानक इतनी देर में सॉल्व किया था क्या अपन ने। यही है शायद। हाँ, दो बार क्वेश्चन दिया था पावर डी, हमने 2 बार राइट निकाला, डाल के निकाला, तो मिक्सचर कंप्लीट हो, पीएस हो, पीएस हो। उसमें पढ़ो, मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड व्हेन कॉफी इज रिमूव्ड एंड कोकोआ इज पोर्ड। ठीक है, फिर इस मिक्सचर पी में से फिर से हम एक बार और करते हैं तो मिक्सचर क्यू बनता है। तो एक बार किया तो पी बना, और एक और बार किया तो क्यू बना। हम्म 65 क्लियर है क्या। हुआ सॉल्व।
सर 1:1। हाँ ठीक है। आगे तुम्हारा। हुआ सॉल्व क्या सभी का? तो देखिए 500 सीसी एंड 500 सीसी मिल्क है एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में 500 सीसी वाटर है। तो यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। यहाँ से 150 ml वाटर, 150 सीसी वाटर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो 500 सीसी तो वाटर है, इसमें 150 सीसी हमने डाल दिया मिल्क, ठीक है। एंड देन 150 सीसी मिक्सचर यहाँ से उठा के वापस इधर शिफ्ट कर दिया, यही हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो 150 सीसी हमने शिफ्ट किया है फिर से, इस 150 सीसी में कितना मिल्क और कितना वाटर जाएगा? यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो हो गया? 150 to 500, दैट कैन बी रिटन एज 3/10, ठीक है। अब ये जो 150 सीसी इधर गया है लिक्विड, उसमें कितना मिल्क गया होगा? 3/13 टाइम्स 150, एंड कितना वाटर गया होगा? 10/13 टाइम्स 150, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कितना हो गया? इधर वाटर कितना हो गया? 10/13 टाइम्स 150 ml, ठीक है। इतना वाटर हुआ इस जगह पे फर्स्ट कंटेनर में। तो यहाँ पे मिल्क कितना रहा? 150 ml, 150 सीसी मिल्क आया था, कितना चला गया? 3/13 टाइम्स 150 चला गया, तो कितना रहा? इसमें से अगर 3/13 चला गया तो 10/13 टाइम्स 150 रहा, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट स्टेज इन कंटेनर बी। तो कंटेनर बी में कितना मिल्क रहता है? 10/13 टाइम्स 150। कंटेनर ए में कितना वाटर रहता है? 10/13 टाइम्स 150। तो दोनों इक्वल हो गया, तो आंसर 1/1 आ गया, ठीक है। बट इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फाइन। क्या करना है? लॉजिक सिंपल है, दोनों में इक्वल, दोनों में लिक्विड जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली है, ठीक है। तो अगर लिक्विड सेम है तो बस यही हो रहा है ना कि यहाँ से जितना मिल्क यहाँ शिफ्ट कर रहे हो उतना वाटर यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो ये तो लिक्विड सेम हो सकता है। लिक्विड की क्वांटिटी दोनों तरफ सेम कैसे हो सकती है? यहाँ से कुछ निकाल के वहां डाला तो वहां से उतना ही निकाल के यहाँ डालना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। तो दोनों तरफ हमेशा वन ही इक्वल ही रहेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है? जितना लिक्विड यहाँ से यहाँ गया उतना ही यहाँ से यहाँ उठा के, मतलब समझ लो कि ये सॉलिड्स हैं, तो 3 पीसेज आपने यहाँ से इधर डाले तो 3 पीसेज यहाँ से इधर भी डालने पड़ेंगे कि टोटल क्वांटिटी जो इनिशियल है वही सेम रहे। तो जितना ये इधर आया उतना ये उधर चला गया, उसको कैसे भी स्टोरी बनाओ, बट अल्टीमेट लॉजिक यही रहेगा। अगर ये आप 3 बार करोगे कि ये 150 पहले इधर गया, फिर ये 150 इधर आया, फिर दोबारा गया, फिर उधर आया, फिर 3 बार किया, फिर एक और बार आया, तो ऐसे अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो घूमते ही रहोगे, एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि अगर फाइनल जो क्वांटिटी है दोनों कंटेनर में वो उतनी ही है जितनी की पहले थी लिक्विड की, तो आप कितने भी बार घुमा लो, जितना मिल्क यहाँ से वहां गया है उतना ही वाटर को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो ही दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो सकती है बाद में, है ना। तो मिल्क वाले कंटेनर में वाटर का पोर्शन और वाटर वाले कंटेनर में मिल्क का पोर्शन दैट विल ऑलवेज बी सेम, 1/1 ही रहेगा, ठीक है। कंडीशन इज जितना इनिशियल क्वांटिटी था उतना ही पहले बाद में भी रहना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें ऐसे घुमा सकते हैं फिर। कोई भी डाउट है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, चलिए। वन बाई सिक्स। He then sold the new mixture at the cost price of milk and the replaced amount, जो फाइनल मिक्सचर बनाया उसको तो उसने उसी प्राइस पे सेल कर दिया, 7 रुपीज पर लीटर पे। एंड रिप्लेस्ड अमाउंट मतलब एक और जो मिक्सचर उसने बनाया था पहले, उसमें से उसने कुछ पोर्शन निकाला और उसकी जगह पे वाटर डाला, है ना। तो ये जो निकाला है उसमें थोड़ा ज्यादा मिल्क है, तो वो उसके हिसाब से ए ग्रेड मिल्क है, उसको उसने डबल प्राइस पे सेल किया, मतलब 14 रुपीज पर लीटर पे। समझ आया? तो ये 10 लीटर मिल्क में कितना वाटर डाला होगा उसमें? 2 लीटर, है ना, क्योंकि मिक्सचर का 1/6 है, तो मिक्सचर का 1/6 होने के लिए वाटर अगर 2 लीटर होगा, तो ये 12 लीटर मिक्सचर हो गया, उसका 1/6 2 लीटर हो गया।
ये बात समझ आई है क्या? समझ आया ना? हाँ ठीक है। तो वी हैव टोटल 12 लीटर मिक्सचर जिसमें 10 लीटर मिल्क है एंड 2 लीटर वाटर है। यहां तक किसी का डाउट? फर्स्ट लाइन से अपने को इतना पता चला, ठीक है। लेटर ही रिप्लेस द मिक्सचर बाय सम फ्रीली अवेलेबल वाटर। तो अभी जो 12 लीटर मिक्सचर बना है इसमें से भी उसने पहले इसमें से भी उसने थोड़ा सा मिक्सचर निकाला एंड रिप्लेसेस इट विद फ्रीली अवेलेबल वाटर। thus the ratio of milk to water becomes 2:1। ठीक है। तो ये 12 लीटर में से उसने थोड़ा लिक्विड निकाला और उसकी जगह पे वाटर डाल दिया। जितना भी लिक्विड निकाला उसकी जगह पे उतना ही वाटर डाल दिया। और ऐसा करने के बाद जो नया मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 2:1। अब इसमें एक चीज देखो कि 12 लीटर था पहले, अभी भी 12 ही लीटर है। तो अभी भी 12 ही लीटर है तो मिल्क कितना होगा उसमें 2:1 के रेशियो से? 8 होगा और वाटर 4 होगा, है ना? क्योंकि 12 लीटर ही रहना है अभी भी मिक्सचर ने तो। फाइन। तो 12 लीटर जब मिक्सचर था उसमें 10 लीटर मिल्क था, तो 10 लीटर मिल्क में से अब 8 ही रह गया और 2 लीटर वाटर था उसकी जगह पे 4 हो गया। ठीक है। सो नाउ दिस मीन्स कि 10 लीटर मिल्क में से 2 लीटर मिल्क निकाल लिया हमने। तो 10 लीटर मिल्क में से 2 लीटर मिल्क कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे नहीं। वो 10 लीटर मिल्क सिर्फ 10 लीटर मिल्क नहीं, उसमें वाटर भी है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये 12 लीटर वाटर 12 लीटर लिक्विड में से 2 लीटर मिल्क आ जाए, तो वो सिर्फ मिल्क आ जाए वैसा नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? वाटर भी आएगा साथ। फिर जितना भी वाटर आया उतना आपको वापस डालना है और जो भी मिल्क आपने निकाला उतना भी वाटर डालना है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, नहीं क्वेश्चन तो और भी है बट अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये 10 लीटर मिल्क में से अगर 2 लीटर आपको मिल्क निकालना है तो उसके लिए कितना लिक्विड टोटल निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ आया? बिकॉज इफ यू वांट मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि 10 में से 2 लीटर मिल्क निकल गया और फिर 2 लीटर वाटर डाल दिया तो 8 and 4 हो गया। बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक मिक्सचर में से सिर्फ मिल्क पिक नहीं कर सकते, है ना? जब आप 2 लीटर मिल्क निकालोगे तो उसमें साथ साथ वाटर आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितना मिक्सचर निकाला जाए कि उसमें 2 लीटर मिल्क आ जाए। ये बता सकते हैं कितना मिक्सचर निकाला जाए कि 2 लीटर मिल्क आ जाए? नहीं सिर्फ मिल्क तो नहीं आएगा ना, वही तो समझा रहा हूँ। जब से सिर्फ मिल्क होता तो फिर तो मैं 2 लीटर मिल्क निकाल लेता। सर 36/15 लीटर निकालेंगे तो 2 लीटर मिल्क आएगा और 6/15 लीटर वाटर आएगा। 36 बाई कितना 15? हाँ मतलब ये हो गया 12/5, मतलब हो गया 2.4। 12/5 मतलब 1/5 हो गया ना? हाँ ठीक है। ठीक है तो सिंपल लॉजिक है। अभी मुझे नहीं पता हार्दिक ने कैसे किया बट लॉजिक बड़ा सिंपल है। आपको मैथमेटिकली क्या दिख रहा है कि 10 लीटर में से 2 लीटर मिल्क निकालना है, मतलब 1/5 मिल्क निकालना है। तो 1/5 मिल्क निकालने के लिए आप 1/5 लिक्विड निकाल लो, तो उसमें दोनों कंपोनेंट्स का 1/5 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। अगर आपको मिल्क 1/5 निकालना है तो पूरा लिक्विड का 1/5 निकाल लो, तो उसमें दोनों पार्ट्स का दोनों कंपोनेंट्स का 1/5 आ जाएगा। मिल्क 10 लीटर है उसका 1/5 2 लीटर आ जाएगा। वाटर 2 लीटर ही है उसका 1/5 जो भी होता है वो उतना आ जाएगा 400 ml, है ना? तो 2.4 ml 2.4 लीटर आपको निकालना पड़ेगा लिक्विड। क्लियर है क्या? तो यहां से 2.4 लीटर आपने मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पे 2.4 लीटर वाटर डाल दिया। तो ऐसा करने से 8 लीटर मिल्क एंड 4 लीटर वाटर हो गया। ये इसमें कोई डाउट है क्या? ये 2.4 लीटर को निकाल के उसने संभाल के रखा है क्योंकि वो आगे काम आएगा। ठीक है। अब आप उसके पास देखिए कि क्या क्या है। उसके पास अब 2 कंटेनर हैं। इस 2 कंटेनर में एक में 12 लीटर मिक्सचर है, ये वाला जो अभी उसने बनाया है। ठीक है।
और दूसरा एक कंटेनर है जिसमें 2.4 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। इस वाले कंटेनर में ज्यादा मिल्क है तो ये उसका ए ग्रेड मिल्क है, इस वाले कंटेनर में मिल्क कम है, वाटर ज्यादा है, तो ये उसका बी ग्रेड मिल्क है। इसका भाव उसने रखा 7 रुपीज पर लीटर और इसका भाव उसने रखा 14 रुपीज पर लीटर। ये क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, ठीक है। ये जो उसने दोनों मिक्सचर बनाए, अब उसको वो सेल करने निकला, तो जो 12 लीटर वाला मिक्सचर है उसको उसने जो इनिशियल जो अपना मिल्क परचेज किया था उसी के भाव पे सेल किया, और जो दूसरा वाला मिक्सचर है जिसमें मिल्क ज्यादा है, पानी तो उसमें भी है, राइट, उसको उसने डबल प्राइस पे सेल किया, ठीक है, 14 रुपीज पर लीटर पे। तो अब इतना पे सेल किया तो कितनी कमाई हुई उसकी? 12 लीटर सेल किया 8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से तो 84 रुपीज, एंड 2.4 लीटर सेल किया 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से तो कितना हुआ? 33.6 रुपीज। तो टोटल अर्निंग हुआ 117.6 रुपीज, ठीक है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था भाई का? 10 लीटर लिया है 7 रुपए के हिसाब से तो 70 रुपया इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये उसकी अर्निंग है, और इसका इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 47.6 रुपीज, ठीक है, ये प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 47.6 अपॉन कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। तो 6 और 8, तो 6.8 इंटू 10 तो 68%, राइट। क्या ये 47.6 तक समझ आ गया? तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सो परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो वही हमने किया, तो आंसर इज 68%। तो इस क्वेश्चन में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये 2.4 हमने कैसे फिगर आउट किया था, ये आपको समझना जरूरी है, वरना बहुत टाइम लगेगा इस छोटे से काम में, है ना। तो ये 2.4 कैसे आया वो सबको लॉजिक समझ आ गया। आपको ये 10 में से 2 निकालना है, 2 लीटर लिक्विड मिल्क निकालना है, तो वो 1/5 मिल्क होता है। तो यू कैन नॉट सिंपली पिक 1/5 मिल्क, तो आपको 1/5 लिक्विड निकाल लेना है, तो उसमें 1/5 मिल्क भी आ जाएगा और उसके साथ 1/5 वाटर भी आ जाएगा, बस, है ना। वो इतना करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास अपनी कब है? सैटरडे को है ना। तो सर वी नेक्स्ट ट्यूसडे। कल क्या है? शाम को ही होती है ना क्लास तो। हाँ भाई, तो वील स्टॉप हियर देन, थैंक यू। थैंक यू। बाय।